दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से आपको प्रपत्र 5 को भरना है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में प्रपत्र 5 को भरना बहुत ही जरूरी होता है। ये सबसे बड़ा फॉर्म होता है। इसमें 4 पेज होते हैं। इसमें आपको अपने आपराधिक विवरण से लेकर के शैक्षिक योग्यता, साथ ही साथ चल अचल संपत्ति का विवरण देना होता है। काफी बड़ा फॉर्म होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा और आपके अंदर जो बेचैनी है इस फॉर्म को लेकर के बिल्कुल दूर हो जाएगी। बस आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों जिन लोगों ने नामांकन के लिए फॉर्म लिया होगा उनको इस प्रकार का एक प्रपत्र 5 मिला होगा नामांकन पत्र के साथ में। ये शपथ पत्र सभी लोगों के लिए भरना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ ऊपर देखिए लिखा हुआ है प्रपत्र 5 प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र के साथ उपलब्ध कराया जाने वाला शपथ पत्र। इसमें आपको निर्वाचन अधिकारी के समक्ष एक शपथ पत्र देना होता है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से इसको भरना है। सबसे पहले आपको निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ पे डाल देना है, जिस भी निर्वाचन क्षेत्र से आप अपना नामांकन करने जा रहे हैं। इसके बाद आपको सदन का नाम डाल देना है। अगले वाले कॉलम में यहाँ पर आप जिस भी पद के लिए पर्चा भर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद नीचे आपको अपना नाम डाल देना है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद आपको यहाँ से अपने पिता का नाम डाल देना है। अगर कोई स्त्री पर्चा दाखिल कर रही है तो उसको यहाँ पर अपने पति का नाम डालना होगा। यहाँ से अपना और अपने पिता का नाम डालने के बाद आपको अपनी उम्र को भरना होगा। आपकी लगभग आयु कितनी हो रही है इसमें आप डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको अगले कॉलम में निवास स्थान पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जिस भी क्षेत्र के आप निवासी हैं, इस कॉलम में सावधानी पूर्वक पूरा पता आप भर दीजिएगा। इस प्रकार से इस फॉर्म में आपकी बेसिक डिटेल कंप्लीट हो जाती है। नीचे आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी। अगर जानकारी आप पर लागू होती है तो उसको आपको सही का निशान लगा देना है, अन्यथा आपको इन सभी जानकारियों को काट देना है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित प्रकरण में आपराधिक मूल्य के लिए दोष सिद्ध हुआ है, उसका विवरण आपको यहाँ पर नीचे देना है। यहाँ पर अपराध संख्या पूछी जा रही है, इसको आपको काट देना है। अधिनियम की धारा और उस अपराध का विवरण जिसके लिए दोष, इसे भी आपको काट देना है। दोष सिद्धि का दिनांक, इसको भी काटना है। न्यायालय जिसके द्वारा दोष सिद्ध हुआ है, इसे भी आपको काट देना है। दंड, कारावास की अवधि अथवा अर्थदंड की मात्रा, इसको भी काटना है आपको। अपील डिवीजन के विवरण, इसको भी आपको काट देना है। यानी इन सभी के आगे आपको क्रॉस का निशान बना देना है। अगले पॉइंट की तरफ। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रकरणों में आरोप मुक्त या उन्मोचित हो चुका हूँ, यानी कि आपको इसमें भी इस सभी जगह क्रॉस का निशान बना देना है। कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर यहाँ से आप सही का टिक करते हैं तो उसके बाद आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। साथ ही इस चीज का भी आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके ऊपर कभी भी कोई FIR या अपराध सिद्ध ना हुआ हो। आपको कभी अपराध में दंड मिला है तो आप इस बार के पंचायत चुनाव में नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए आप किसी दूसरे परिवार के सदस्य को पंचायत चुनाव लड़ा दीजिएगा। आपको सभी जानकारी पूरी सही देनी है। छोटी सी चूक आपका पर्चा निरस्त करवा सकती है। यहाँ पर तीसरे पॉइंट में आपसे पूछा जा रहा नामांकन पत्र दाखिल करने से दिनांक 6 माह की अवधि से पूर्व निम्नलिखित अभियोगों में आरोपित हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप आरोपित हैं तो सही का निशान लगाना है, अन्यथा इसको क्रॉस कर देना है। देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, सही का निशान बिल्कुल भी आप मत लगाइएगा इनमें, क्योंकि फिर आप अपनी दावेदारी नहीं कर पाएंगे, आपका पर्चा निरस्त कर दिया जाएगा। तो इन सभी को आपको आगे क्रॉस कर देना है। इस प्रकार से आपका एक पेज कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं, एक कुल मिला के 4 पेज का फॉर्म होता है, काफी बड़ा फॉर्म होता है। ये पेज पर जहां पर आपका आपराधिक विवरण पूछा गया था, आपसे उसी प्रकार से दूसरे पेज पर आपको अपना चल अचल संपत्ति का पूरा विवरण यहाँ पर दर्ज करना होगा। पर पहले पॉइंट में आपसे पूछा जा रहा है नगद आपके पास कितनी जमा राशि है। तो अगर आपके पास कुछ है तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, बाकी यहाँ से आप क्रॉस कर दीजिएगा। दूसरे पॉइंट में आपसे पूछा जा रहा है बैंक, वित्तीय संस्थान और नॉन वित्तीय संस्थानों में कंपनियों में जमा, यानी आपने कभी किसी बैंक या दूसरी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। आपके स्वयं के नाम पे कितना है, पत्नी या बच्चों के नाम पर कितना है, ये पूरी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं।
मोस्टली लोग इन सभी चीज़ों को काट रहे हैं क्योंकि उनके पास ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। बाकी आप अपने स्तर से देख लीजिए, अगर कोई जानकारी आपके पास है इन सब चीज़ों के बारे में तो उसको आप यहाँ पे टिक कर दीजिए, बाकी इनको आप क्रॉस कर दीजिए। में आपसे पूछा जा रहा है कंपनियों में बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और शेयर्स, यानी अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो उसका विवरण यहाँ पर आप दे सकते हैं, अगर नहीं तो क्रॉस कर दीजिए। अब आपने कहीं से भी एसएससी, डाक बचत या कहीं से भी पॉलिसी ले रखी है एलआईसी वगैरह की तो इसका विवरण यहाँ पर आप दे सकते हैं, अगर आपके पास कोई पॉलिसी है। अगर नहीं है तो इनको भी आप क्रॉस कर सकते हैं। इसके बाद आप जेवरात को अपना बताना है, यानी आपके पास कितने गहने हैं, उपलब्ध हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पे डिटेल दे दीजिए। 1 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, जितने भी जेवर आपके पास हैं दे सकते हैं डिटेल। अगर नहीं है तो इनको भी आप क्रॉस कर सकते हैं। अन्य भी जानकारी आपको नीचे साथ में कॉलम में दे देनी है, जिसमें आपको अगर कोई क्लेम का पैसा मिला हुआ है तो इसकी डिटेल यहाँ पर आप भर सकते हैं। अगर ये चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इनको आप बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ये तो हो जाती है आपकी चल संपत्ति का विवरण। इसके बाद आपको अपनी अचल संपत्ति का विवरण देना होता है। अचल संपत्ति में आपको बताना होता है कि आपके पास कितनी खेती के लिए उपलब्ध भूमि है, अगर है तो उसका विवरण यहाँ पर आप दे दीजिए। आपके नाम पे कितनी भूमि है, आपकी पत्नी के नाम पे कितनी भूमि है, यहाँ पे आप उसकी खेत संख्या डाल सकते हैं। अगर आपके नाम में कोई भूमि नहीं है तो इनको यहाँ से क्रॉस कर दीजिए। फिर दूसरे कॉलम में आपसे अकृषि योग्य भूमि पूछी जा रही है, यानी आपने कोई प्लॉट वगैरह कहीं ले रखा है तो उसका विवरण यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको अपने भवन का विवरण देना है, यानी मकान का विवरण देना है कि आप जिस मकान में रहते हैं आपके खुद का है या फिर आप किसी दूसरे के मकान में रहते हैं। तो इन सब चीजों को यहाँ पे तीसरे और चौथे कॉलम में आप दे सकते हैं। अन्य भी अगर आपके पास कोई अचल संपत्ति है तो इसका विवरण 5वें कॉलम में आप दे दीजिए, बाकी इनको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। घर का कॉलम जरूर भर दीजिएगा क्योंकि मोस्टली जितने भी लोग रहते हैं उनका घर स्वयं का होता है। यहाँ 5वें पॉइंट में आपको बताया जाता है कि अगर आपने किसी वित्तीय संस्थाओं द्वारा जो भी धनराशि ब्याज पर ली है उनका आपके ऊपर किसी प्रकार का बकाया तो नहीं है। में आपको दिखाना होगा पहले कॉलम में बैंक से आपने कितना ऋण लिया है, दूसरे कॉलम में आपको वित्तीय संस्थाओं से कितना ऋण लिया गया है, तीसरे कॉलम में आपको सरकारी बकाया कितना है आपके ऊपर, उसका विवरण देना होता है। इसके बाद आपको आगे के कॉलम में भरना पड़ता है कि कौन सी बैंक से आपने कितना लोन लिया है, उसका डिटेल इस आगे वाले कॉलम में भर दीजिएगा। उसके बाद आपको तारीख डालनी है जिस तारीख तक आपके ऊपर ऋण बकाया है इन सभी संस्थाओं का। वैसे काफी लोग इनको खाली छोड़ देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, कोई डिटेल इसके बारे में जानकारी नहीं देते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग नो ड्यूज बनवा लेते हैं। नो ड्यूज का मतलब ही यही होता है कि कोई भी सरकारी पैसा हमारे ऊपर बकाया नहीं है। बाकी आप अपने स्तर से देख लीजिएगा, इसको आप अपने स्तर से भर सकते हैं। नीचे वाला कॉलम तभी आपको भरना है अगर आप आयकर दे रहे हैं, आयकर दाता हैं, तो आपको इसमें अपनी डिटेल को इंकित करना है। अगर आप आयकर नहीं देते हैं तो इसमें आपको कोई भी विवरण नहीं देना है, इन सभी कॉलम को आपको क्रॉस कर देना है। इस प्रकार से आपका तीसरा पेज भी कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। यहाँ से आपके प्रपत्र 5 के 3 पेज कंप्लीट हो जाते हैं। अब बचता है अंतिम पेज। यहाँ पर आपको अपनी शैक्षिक योग्यता से संबंधित डिटेल देनी है। साथ ही साथ आपको ये बताना चाहेंगे कि शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है, तो अगर जो भी लोग पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल भी नहीं घबराएं। यहाँ पर अगर आप पढ़े लिखे हैं तभी आपको अपनी डिटेल देनी है, बाकी अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो इनमें आप बिल्कुल भी क्रॉस कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया मेरी शैक्षिक योग्यता का विवरण निम्नलिखित है, तो आप जितना पढ़े लिखे हो इसके आगे डाल दीजिए। अगर आप पढ़े लिखे हो तो हाँ पर टिक कर दीजिए और नहीं तो आप इसे नहीं पर टिक कर सकते हैं। और हाँ पर टिक करते हो तो आपको यहाँ से अपनी डिटेल को देना होगा कि आप कितने तक पढ़े हो। अगर आप प्राइमरी जूनियर तक पढ़े हुए हो तो आपको उत्तीर्ण हो कि अनुत्तीर्ण हो इसका डिटेल आपको देना है। इसके बाद वर्ष भरना है, कौन सी सन में आपने प्राइमरी किया हुआ था। फिर उसके बाद आपको अपने विद्यालय का नाम डाल देना जिस भी विद्यालय से आपने प्राइमरी किया हुआ है। इसके बाद दूसरे कॉलम में हाई स्कूल के बारे में डिटेल देनी है। इसी प्रकार से आपको अगर आप इंटरमीडिएट पास हो तो उसके बाद इंटरमीडिएट के बारे में आपको जानकारी देनी है। अगर आपने स्नातक किया हुआ है, बीए, बीएससी, बीकॉम किया हुआ है तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी है, कौन सी सन में पास किया है। साथ ही उस महाविद्यालय का नाम भी आपको बताना है जिससे आपने ये डिग्री ली हुई है। इसके बाद अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो उसके विवरण भी दे सकते हैं। इसके बाद जो भी आपके पास शैक्षिक योग्यता है उसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसे बात आपको ये ध्यान रखनी है, जो अनलॉग्नक 5 है इसमें 4 पेज का जो फॉर्म है इसमें एक भी कॉलम आपको खाली छोड़ना नहीं है। जो भी आपकी जानकारी है उसको साफ साफ सही सही आपको पूरी डिटेल यहाँ से आपको भरनी है।
नीचे देख लिखा हुआ है सपति के हस्ताक्षर, यहाँ पर आप अपने साइन कर दीजिएगा। जो भी आपके साइन है और नीचे भी आपको एक घोषणा पत्र देना पड़ता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने जो जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी दोष नहीं है। अगर असत्य पाई जाती है तो आपका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाए। इसके बाद नीचे आपको अपने साइन करने होते हैं। इस प्रकार से आपका प्रपत्र 5 कंप्लीट हो जाता है। काफी बड़ा प्रपत्र होता है। साथ ही विशेष अनिवार्यता ये होती है कि कोई भी कॉलम आपको खाली नहीं छोड़ना होता है। तो दोस्तों जो लोग इस चीज के लिए परेशान हो रहे थे, देख लीजिएगा, यहाँ से बड़ी आसानी के साथ आप इस प्रपत्र 5 को भर सकते हैं। बाकी नामांकन पत्र किस प्रकार से भरना है उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। चालान किस प्रकार से भरना है उसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। अब एक फॉर्म बचता है प्रपत्र बा, जो कि जाति प्रमाण पत्र से संबंधित होता है, उसके बारे में भी आपको डिटेल में बता देंगे। दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत को सब्सक्राइब कर लीजिए।